नमस्ते। आज हम अपने सोर्सेज और ख़ास तौर पर NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम के चैप्टर 8 को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना यानी इक्विटी में निवेश। हाँ, ये NISM की तैयारी करने वालों के लिए तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना कि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या, इसमें क्या-क्या रिस्क्स हैं और इन्हें मैनेज कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें NISM की नज़रिए से आसान भाषा में समझें, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये इक्विटी होती क्या है? अक्सर सुनते हैं इक्विटी और डेट। जब कंपनीज को पैसा चाहिए होता है तो इक्विटी एक तरीका है। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर के लिए? एग्जैक्टली। इक्विटी का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उसके मालिकाना हक में एक छोटा सा हिस्सा ले रहे होते हैं। अच्छा, इसीलिए इक्विटी इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स कहते हैं। उनका कंपनी के नेट एसेट्स पर एक रेजिडुअल क्लेम होता है। रेजिडुअल क्लेम वो क्या होता है? मतलब अगर कंपनी बंद होती है तो सारे कर्जे वगैरह चुकाने के बाद जो एसेट्स बचते हैं ना, उस पर शेयर होल्डर्स का हक होता है। और हाँ, खास बात यह है कि इसके साथ वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। ओके, वोटिंग राइट्स पे। जी, जिससे वो कंपनी के फैसलों में हिस्सा ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये सीधा कंपनी की ओनरशिप से जुड़ा है। लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करते हैं प्राइमरीली? मतलब क्या मिलता है? देखिए, दो मुख्य कारण हैं। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब शेयर की कीमत बढ़ने से फायदा कमाना। हाँ, ये तो सब चाहते हैं। और दूसरा, डिविडेंड इनकम, यानी कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। अब देखिए, डेट इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स या FD, उनके मुकाबले इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है। हाँ, वो तो है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न्स भी आमतौर पर ज्यादा हो सकते हैं। ये ओनरशिप वर्सेस लेंडर का फर्क है। आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, सिर्फ पैसे उधार देने वाले नहीं। इसी वजह से इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करता है। समझ गई। रिटर्न्स के साथ रिस्क जुड़ा है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में खास तौर पर किस तरह के जोखिम या रिस्क होते हैं? NISM एस्पिरेंट्स को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, सोर्सेस के हिसाब से कई तरह के रिस्क हैं। सबसे पहला है मार्केट रिस्क, जिसे सिस्टमिक रिस्क भी कहते हैं। सिस्टमिक रिस्क। हाँ, ये पूरे स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का असर है। ये लगभग सभी स्टॉक्स पर पड़ता है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ग्लोबल इश्यूज, ये सब कारण हो सकते हैं। एडवाइजर को ये समझना जरूरी है ताकि वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन सही रख सके। ठीक है। फिर आता है सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। ये किसी खास इंडस्ट्री से जुड़ा रिस्क है। जैसे मान लीजिए रेगुलेशंस बदल गए तो बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ेगा। हाँ, या जैसे टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव आ गया तो IT सेक्टर पे असर होगा। बिल्कुल। या एयरलाइन इंडस्ट्री है, फ्यूल प्राइस बढ़ गए तो दिक्कत। इसके बाद तीसरा है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। इसे अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। अनसिस्टमैटिक। जी, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी से जुड़ा होता है। जैसे उसके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई प्रोडक्ट फेल हो गया, या कोई गवर्नेंस का इशू है। इस रिस्क को रिसर्च करके कम किया जा सकता है। अच्छा। और चौथा है लिक्विडिटी रिस्क। ये तब होता है जब आप किसी शेयर को आसानी से खरीद या बेच नहीं पाते, या बेचने जाएं तो सही दाम ना मिले। ये अक्सर छोटे, कम ट्रेड होने वाले स्टॉक्स में होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम होती है कभी-कभी। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करेंसी रिस्क भी है, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव से जो रिस्क आता है। तो ये सब रिस्क समझना एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए बहुत जरूरी है। बाप रे, इतने सारे रिस्क्स! ये तो इन्वेस्टर्स को डरा सकता है। तो क्या इन जोखिमों को मैनेज करने का, मतलब कम करने का कोई तरीका है? वो जो कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो यहाँ काम आती है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण रिस्क कम करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सोर्सेज दो तरह की डाइवर्सिफिकेशन बताते हैं। एक है क्रॉस सेक्शनल डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉस सेक्शनल। हाँ, इसमें आप अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग देशों में पैसा लगाते हैं। इससे अगर एक कंपनी या सेक्टर में प्रॉब्लम आती भी है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो एकदम से नीचे नहीं जाता। अच्छा, मतलब फैला देना। जी। दूसरा है टाइम सीरीज डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। मार्केट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लंबी अवधि में ये वॉलेटिलिटी का असर कम हो जाता है। इसे टाइम इन द मार्केट कहते हैं, जो टाइमिंग द मार्केट से बेहतर माना जाता है। लेकिन कभी-कभी लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स कम हो जाते हैं। वो डाइवर्सिफिकेशन जैसा कुछ? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। जरूरत से ज्यादा फैलाना भी ठीक नहीं, लेकिन NISM के कॉन्टेक्स्ट में
डाइवर्सिफिकेशन का मेन मकसद रिस्क मैनेजमेंट है। सोर्सेज में बिजनेस साइकिल्स का जिक्र भी है। कुछ बिजनेस साइक्लिकल होते हैं, कुछ डिफेंसिव। जैसे ऑटो साइक्लिकल और फार्मा डिफेंसिव। बिल्कुल, इनमें भी डाइवर्सिफाई करना रिस्क घटाता है। देखिए, अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी कंपनी या सेक्टर वाला रिस्क, वो डाइवर्सिफिकेशन से काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन मार्केट रिस्क यानी सिस्टमैटिक रिस्क, वो पूरी तरह खत्म नहीं होता। ठीक है, अब इस सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इतने सारे स्टॉक्स में से इन्वेस्टर सही स्टॉक कैसे चुने? यहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर एनालिसिस का रोल आता है। सोर्सेज दो मेजर अप्रोचेस बताते हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस यानी मूलभूत विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। और ओवरऑल इकोनॉमी, वो EIC फ्रेमवर्क यानी इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, इन सब का गहरा अध्ययन किया जाता है। अच्छा, मतलब पूरी जन्मपत्री देखना एक तरह से। कह सकते हैं, अगर स्टॉक का मार्केट प्राइस उसकी निकाली हुई इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो उसे अंडरवैल्यूड मानकर खरीदने की सलाह दी जा सकती है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है। और दूसरा अप्रोच कौन सा है? दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस यानी तकनीकी विश्लेषण। ये अप्रोच मानता है कि शेयर के पिछले प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम के पैटर्न में ही फ्यूचर प्राइस के सुराग छुपे होते हैं। मतलब चार्ट्स और पैटर्न। जी, टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट्स, ट्रेंड्स और मैथमेटिकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके ढूंढते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस में PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जैसे मल्टीपल्स काफी कॉमन है। हाँ, पी रेशियो तो बहुत सुना है। PE रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी की हर ₹1 की कमाई के लिए कितना गुना प्राइस देने को तैयार है। NISM एग्जाम के लिए समझना जरूरी है कि PE रेशियो को इंडस्ट्री एवरेज या उसके पुराने लेवल से कंपेयर करके वैल्यूएशन का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है, पर इसे अकेले नहीं देखना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी में ओनरशिप। इसमें मार्केट, सेक्टर, कंपनी, लिक्विडिटी जैसे कई रिस्क हैं जिन्हें डाइवर्सिफिकेशन से, मतलब क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज, मैनेज किया जा सकता है। और स्टॉक चुनने के लिए इन्वेस्टर्स या तो फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। NSIM एग्जाम के नजरिए से इन सभी कॉन्सेप्ट्स की साफ समझ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और एक आखिरी बात जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, वैल्यूएशन यानी कंपनी की सही कीमत आंकना, इसे अक्सर एक कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। आर्ट एंड साइंस दोनों। हाँ, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स यानी साइंस का ही खेल नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस, जजमेंट और क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट की क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब यानी आर्ट, इसका भी बड़ा रोल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या स्टॉक चुनने में सिर्फ फाइनेंशियल डेटा देखना काफी है या बिजनेस के जो नॉन फाइनेंशियल पहलू हैं उन पर गौर करना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है? इस पर जरूर सोचिए। सोचने वाली बात है। अगली बार तक हैप्पी लर्निंग।